गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज संदेश श्रीवास्तव। आप लोग जानते ही होंगे सोशल साइंस टीचर। आज आपकी क्लास में जानते हैं क्या बताने जा रहे हैं? सीबीएसई बोर्ड के आने वाले नए नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब समय नहीं रह गया, हम आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में बताएंगे। और एक क्वेश्चन डिस्कशन का मतलब ये नहीं एक बता रहे हैं, उससे कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। और आज की क्लास बहुत अच्छी होने जा रही है। और जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न बदल गया है, तो आज हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। और ये मान के न चलिए कि कुछ ही क्वेश्चन हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, उसके आसपास कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और लास्ट में आपको बीच में हम ये भी बताएंगे कि कैसे आपको बोर्ड में पेपर लिखना है और तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो इन सब के लिए जुड़े रहिए और ब्लैक बोर्ड में देखिए क्या होने जा रहा है। ओके, देखिए आप लोग सभी लोग, बहुत अच्छी बात है, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड सोशल साइंस आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2022 एंड 23 यानी 2022 एंड 23 में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा होने जा रही है, ठीक है बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है ऑब्जेक्टिव में? बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है आपको। बहुत कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होने देना। क्या है? व्हाट इज अ वेलम, ठीक है। और सभी लोग जानते हैं वेलम कैसे बनता है। वेलम होता है एनिमल्स की स्किन से बनाया जाता है। एंशिएंट टाइम में जो लिखने की पद्धति थी वो एनिमल्स के स्किन को निकाल के लिखा जाता था। हालांकि ये लिखने की पद्धति बड़े रिच पर्सन लिखते थे उस समय, जो पैसे वाले रिच पर्सन होते थे मोनार्क टाइप के, वो लोग अपने इन एनिमल्स के स्किन में लिखाते थे। एक लाइब्रेरी भी थी, इस पे लिख लिख के एक लाइब्रेरी बनाई गई। लेकिन बच्चे इस क्वेश्चन पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए कैसे। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, व्हाट इज अ वेलम। अच्छे से अच्छे बच्चे भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आते हैं। अब बाद में घर में आते हैं और सर कहते हैं अरे लो गलत हो गया। तो आपको इन्हीं सारे कंफ्यूजन को दूर करना है हमारे वीडियो से, ठीक है। समझिए, इसके 4 ऑप्शन आते हैं। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, एक काइंड ऑफ एनिमल लगा देते हैं। मोस्टली बच्चे यही लगाते हैं कि वेलम का मतलब एनिमल्स, लेकिन ये नहीं देखते हैं यहां पर एक काइंड ऑफ एनिमल लिखा हुआ है, ना कि एक स्किन ऑफ एनिमल लिखा हुआ है। अगर यहाँ स्किन ऑफ एनिमल लिखा होता तो आपका आंसर सही होता है, लेकिन यहाँ लिखा है काइंड ऑफ एनिमल, तो आंसर गलत हो जाएगा। और ज्यादातर बच्चे जो है यही ऑप्शन लिख कर आते हैं। समझ में आ रही? आपको गलत नहीं होने देना है। इसका आंसर जानते हैं क्या होगा? व्हीकल तो होगा ही नहीं, आप लोग जानते हैं एनिमल की स्किन से बनाया जाता है लिखने के लिए, तो व्हीकल तो छोड़ ही दीजिए। एक काइंड ऑफ एनिमल भी नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको जस्टिफाई कर दिया। क्या होगा? स्किन ऑफ एनिमल, वो लिखा नहीं है स्किन ऑफ एनिमल, तो ये भी आंसर गया। एक काइंड ऑफ स्टेशनरी मटेरियल, जो भी चीजें आती है, पेन पेंसिल लिखने की सामग्री आती है, वो स्टेशनरी मटेरियल होती है ना। तो ये वेलम जो हो गया वो स्टेशनरी मटेरियल में आ गया। तो इसका आंसर आप लोगों को क्या लगाना है? एक काइंड ऑफ स्टेशनरी मटेरियल। एक काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो होगा ही नहीं, यहाँ म्यूजिकल की कोई बात ही नहीं हो रही। तो आपका सही आंसर क्या हो गया? एक काइंड ऑफ स्टेशनरी मटेरियल। तो वेलम जो है वो एक काइंड ऑफ स्टेशनरी मटेरियल में आ गया। तो कंफ्यूज मत होना, एनिमल्स ना लगा देना, हाँ ठीक है बेटा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से गलत करके आते हैं बोर्ड में। लिखा है चूज द करेक्टली मैच पेयर। इसमें 4 पेयर दिए गए हैं और आपको इन चारों में पेयर चूज करना है कौन सा सही सही लिखा हुआ है। समझ में आ रही बेटा? अब क्या लिखा है? पहला, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, वेट पे होगा ही नहीं। जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी होती है एट बर्थ की, वो वेट पे नहीं होती। दूसरा है बीएमआई। बीएमआई का नाम तो जानते हैं, बॉडी मास इंडेक्स होता है। तो बीएमआई निकालने के लिए हाइट के साथ साथ वेट भी चाहिए होता है। आपको फॉर्मूला मालूम होगा ना बीएमआई का। बीएमआई इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। तो यहां पर केवल हाइट लिखा है, अगर कॉमा लगा के वेट लिखा होता तो हमारा सही हो जाता आंसर।
यहीं पर कंफ्यूज होते हैं ज्यादातर बच्चे, क्या करते हैं BMI इक्वल टू हाइट लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं, BMI केवल हाइट से निकाला जाता है, BMI जो है हाइट के साथ साथ वेट भी होना चाहिए, तब फॉर्मूले में लगता है। अब आता है इन्फेंट मोरलिटी रेट, हाइट। भाई इन्फेंट मोरलिटी रेट जो है हाइट से कोई लेना देना नहीं है, हाइट कितनी है इन्फेंट मोरलिटी रेट, उसका कोई लेना देना नहीं। तो आपका ये भी गलत हो गया। बचा क्या, लिटरेसी रेट, इसका मैचिंग क्या है, अटेंडेंस स्कूल। तो लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता दर, पढ़े लिखे होने की दर जो है वो तभी बढ़ेगी जब अटेंडेंस स्कूल में क्या होगी, 100% होगी। जब लोग स्कूल जाएंगे तभी लिटरेसी रेट बढ़ेगा। अब घर में बैठे सब थोड़ी पढ़ जाएंगे, इसलिए आपको क्या होगा, स्कूल जाना पड़ेगा और आपको अटेंडेंस 100% देनी होगी, तभी हमारे देश का या किसी भी देश का लिटरेसी रेट बढ़ेगा। इतनी बात में आ गई। हाँ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन गलत कर देते हैं बच्चे। लिखा है चिंकारा इज द अदर नेम ऑफ गिवन टू। उसमें 4 ऑप्शन आएंगे, कश्मीरी स्टार लिखा होगा, डॉल्फिन लिखा होगा और एक आध लिखे होंगे, लेकिन इसका आंसर क्या है, चिंकारा का जो अदर नेम है वह ब्लैक बक भी है। ठीक है, ब्लैक बक बहुत फेमस नेम रहा है, ब्लैक बक चिंकारा। सलमान खान जो है इसी में पकड़े गए थे, कितने साल तक चलता रहा केस, याद है वही, ये कोई गलत ना होना चाहिए। तो चिंकारा का जो दूसरा नाम है वो ब्लैक बक होता है। ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। लिखा है हाउ डज द प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। सेक्टर आपको मालूम, प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर जो है नेशन के डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूट करता है, कैसे कंट्रीब्यूट करता है। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलत हो जाते हैं और कर देते हैं गलत। आपको गलत नहीं करना। राइट आंसर क्या है, इट इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स बाय एडवर्टीजमेंट। आजकल से जमाना ही क्या है, एडवर्टीजमेंट का है। आप यूट्यूब खोलेंगे तो पहले ऐड आएगा, तमाम सारे प्रोडक्ट का ऐड दिखाए जाएंगे। सिनेमा घर फिल्म देखने जाएंगे 2-4 ऐड आएंगे। तो ये सब क्या है, ऐड दिखाकर ही कंपनी तो बेचती है सामान। तो वही चीज लिखा है, इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट बाय एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट करके वो प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाती है, और जब डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक रेवेन्यू आएगा। रेवेन्यू तो जाता ही है सरकार, प्राइवेट सेक्टर रेवेन्यू तो देने देना है। आज तो जीएसटी का जमाना है, बिना जीएसटी के तो कोई काम ही नहीं चल रहा है। लेकिन सबसे पहले अपना प्राइवेट सेक्टर को क्या करना होगा, अपने प्रोडक्ट के इंक्रीज करना होगा। जब वो इंक्रीज करेगी तो उसकी पैसा बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, सब पूरा कनेक्ट होता है चैनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, विच टाइप ऑफ द गवर्नमेंट वाज फंक्शनिंग इन फ्रांस बिफोर द रेवोल्यूशन ऑफ 1789। सभी लोगों को मालूम है, 9 पढ़ के आए हैं। और मेटरनिक ने एक बात कही थी, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। याद आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरा जो बचा हुआ जो यूरोप है वो कोल्ड की चपेट में आता है। कोल्ड माने जानते हैं ना, हाँ, ठंड की चपेट में आता है, जुकाम हो जाता है। इसका मतलब दूसरे मीन्स क्या है कि जो घटना फ्रांस में घटित होती है उसका असर पूरे यूरोप में दिखाई देता है। इसका मतलब ये है। तो ये मेटरनिक ने कहा था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो फ्रांस को छींक आने पर पूरे यूरोप को जो है जुकाम हो जाता है। इसका मतलब है जो घटना फ्रांस में होती है उसका असर यूरोप के दूसरे देशों में, दूसरी जगह भी दिखाई देता है। आपको ये भी मालूम होगा, फ्रांस इज द फर्स्ट नेशन हु बिकेम द नेशन स्टेट। तो फ्रांस में 1789 में रेवोल्यूशन हुआ था, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रांस 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसके पहले क्या था, वहां पर कौन सी गवर्नमेंट थी, तो वहां पर मोनार्कियल रूल था। मोनार्कियल मतलब होता है राजा रानियों का शासन हुआ करता था। ठीक है, 1789 के पहले वहां पर राजा रानियों का शासन हुआ करता था। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ। अब अगला क्वेश्चन है 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्कर्स कैन बी क्लासिफाइड एज एन एम्प्लॉय ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। यहां हमने ऑप्शन दे दिया, बाकी में ऑप्शन नहीं दिया।
अब बताइए आप लोग कौन सा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्कर्स, ये वर्कर्स दिए हैं, कैन बी क्लासिफाई एज एन एम्प्लॉय ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। अब आपको बताना है प्राइमरी सेक्टर में कौन आता है। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर? नहीं। फिशरमैन या इंडस्ट्रियल वर्कर या एक सेल्समैन? तो आप लोग तो पढ़े हुए हैं, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, डेयरी फार्मिंग आती है, फिश है ना, फिशर आता है, फिशरिंग आती है, ठीक है। तो आप लोग जान गए होंगे क्या होगा इसका आंसर, फिशरमैन। तो जो वर्कर है वो फिशरमैन होता है एग्रीकल्चर में, ये प्राइमरी सेक्टर का है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है। 7th क्वेश्चन में जाने से पहले हम आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए 2 ढाई 3 महीने रह गए, आपके बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, तो आज हम आपको प्रैक्टिस के लिए एक बुकलेट दिखा रहे हैं। एक जो बोर्ड में मिलती है आपकी सीबीएसई बोर्ड में जो आंसर शीट मिलती है, उसी के पैटर्न के हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये आप बाजार से ले लीजिए और इसमें सॉल्व करने का एक प्रैक्टिस करिए, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए ये जो है दिख रही है आपको, ये बाजार में मिल जाती है। ये सीबीएसई बोर्ड में ऐसी ही कॉपी मिलती है, ये सैंपल पेपर के रूप में है। और देख लीजिए, अगर नहीं दिख रहा है पास में देख लीजिए, दिख रहा है, हाँ, ये आपको प्रैक्टिस के लिए मिलती है। और इसमें करना क्या होता है बेटा, इसमें आपको कैसे आपको नाम फिल करने हैं, एक बच्चे का हमने फिल कर दिया है, उसमें आपको कैसे फिल करना है, नाम वगैरह ये सब देखने हैं। और आंसर्स कैसे लिखने हैं, इसमें लिखने कैसे आंसर, तो आपको बता दें। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, एमसीक्यू के जो आंसर लिखने का पैटर्न होगा वो ऐसे होगा। ये लिखा हुआ है आंसर नंबर 1, और जो ऑप्शन है आंसर नंबर 1, और जो ऑप्शन है वो, और वो ऑप्शन भी लिखा जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, आंसर नंबर 1 जो है इधर लिख देते हैं, इधर नहीं लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे और उसका आंसर नीचे, ऐसे नेक्स्ट करेंगे और टिक करते जाएंगे। बात समझ आ रही? ये तरीका अपनाएंगे और पूरा पेपर, एक सैंपल पेपर ले लीजिए, बाजार में बहुत आ रहे हैं, आप कोई भी सैंपल पेपर लेके सॉल्व करिए तो आपको पैटर्न मालूम हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नॉट फाउंड इन एबुडेंस इन मेघालय। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए मेघालय कहाँ पड़ता है। तो आपको मालूम ईस्टर्न साइड में मेघालय पड़ता है, ठीक है। तो मेघालय में क्या चीज नहीं पाई जाती, कॉपर। वहाँ डोलोमाइट मिलता है, कोल मिलता है, आयरन ओर मिलता है, मिलता क्या नहीं है, कॉपर। क्योंकि कॉपर कहाँ मिलता है आपको मालूम ही, राजस्थान साइड में मिलता है, तो वहां पर आपका ये कॉपर नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज कोलेट्रल नेसेसरी टू बारो मनी। कोलेट्रल मनी जानते हैं, कोई चीज आप मनी ले रहे हैं, उधार लेना चाहते हैं, तो आपको मनी बैंक से लेना चाहते हैं तो आपको कुछ सबूत रखने पड़ेंगे ना, कुछ आपको सबूत रखने पड़ेंगे, बैंक को देना पड़ेगा, साक्ष्य रखना पड़ेगा, ताकि उसी को बोलते हैं कोलेट्रल। जैसे आपने किसी जमीन पर पैसा लोन लिया तो आपने अपनी जमीन के कागज रख दिए, कोई भी चीज रख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कोलेट्रल। तो क्या है, इसमें 2 पॉइंट आएंगे, ऑप्शन करके आता है। तो पहला है, इट इज अ फिजिकल एसेट होता है हमारा, फिजिकल एसेट। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज अ गारंटी अगेंस्ट द बारो मनी। जो आप पैसा उधार लेने जा रहे हैं बैंक से, तो आप गारंटी के तौर पर एक गारंटी दे रहे हैं, रख रहे हैं, तो ये कोलेट्रल में आता है, ठीक। तो आपका आंसर में लिखा होगा फर्स्ट एंड सेकंड, तो जहां लिखा है फर्स्ट एंड सेकंड वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वर डैम्स बिल्ड ट्रेडिशनली। जो डैम्स होते हैं, आप जानते हैं डैम का बहुत मल्टी पर्पज होता है, तो डैम्स जो है ट्रेडिशनली जो है क्यों बनाए जाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए, टू इम्पाउंड रिवर एंड रेन वाटर। पानी को रोक लिया जाता है, रेन वाटर को या नदियों के पानी को, किस लिए, जब आवश्यकता पड़े फॉर इरिगेशन के लिए, तो उन्हीं डैम से जो है पानी मिल जाता है। डैम के गेट खोल दिए जाते हैं और पानी मिलता है, ठीक है, इससे याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। इसमें बच्चे बहुत गलत कर लेते हैं, आपको पार्टी के विषय में जानकारी होती नहीं है और जो चाहा लगा दिया। तो ध्यान रखिएगा, एसपी का मतलब होता है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जो है नेशनल पार्टी नहीं है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज हो जाते बच्चे। आरजेडी का मतलब होता है राष्ट्रीय जनता दल, ये भी नहीं है।
आरएलडी का मतलब होता है राष्ट्रीय लोकदल, ये भी आपकी नेशनल पार्टी नहीं है। नेशनल पार्टी क्या है? बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, जो काशीराम ने फाउंड की थी। इस समय प्रेजेंट टाइम में मुखिया कौन है? मायावती जी। हाँ, तो ये बीएसपी जो पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये नेशनल पार्टी है। ओके बेटा।